स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 एट ग्रेड अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी करेंगे। पहला प्रश्न, पृथ्वी के अंतर्जनित बल का उदाहरण है भूकंप। प्रश्न नंबर 2, नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृतियों हैं विसर्प। प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला का एंजेला जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 4, समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से निम्न स्थलाकृति का निर्माण होता है समुद्री गुफा का। प्रश्न नंबर 5, नदी जब किसी मोड़ ढाल वाले स्थान से घाटी में गिरती है तब वह जलप्रपात बनाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं लोएस कहलाते हैं। नदियों द्वारा अपने मुहाने पर अवसादों के संग्रह से डेल्टा बनता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। भूकंप की तीव्रता भूकंप लेखी द्वारा मापी जाती है। भूपरपट्टी पर खुले हुए छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं उन्हें हम ज्वालामुखी कहते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, स्थल मंडली प्लेट से क्या आशय है। भूपरपट्टी में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। इन्हें प्लेटों को स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, 8, बालू टिब्बा किसे कहते हैं। रेगिस्तान में पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। पवन रुकने पर यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं जिन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, रेगिस्तान का मुख्य लक्षण क्या है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण मुख्य लक्षण हैं। यहाँ आप छत्रक आकार के शैल देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो अंतर्जनित बल अब कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी, जिसके कारण पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी घटनाएं घटित होती हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11, ज्वालामुखी का नामांकित चित्र बनाइए। ज्वालामुखी का नामांकित चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। वैसे मैंने भी बनाया है पर आप वहाँ से देख के बनाइए। ये देखिए चित्र 3.2 एक ज्वालामुखी, ये आप ज्वालामुखी का चित्र है। इसे नामांकित चित्र बनाना है यानी कि आप सब नाम भी लिखना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हम कहाँ कहाँ आश्रय लेना चाहिए। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, दर्पण, तस्वीर फ्रेम, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियाँ। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। इसमें आपको सिर्फ आश्रय लेने वाली बातें बोली गई थी तो आप सब भी लिख सकते हैं। विसर्प किसे कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14, अपर्दन व निक्षेपण में क्या अंतर है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं और एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं जिसे निक्षेपण कहते हैं। इन दोनों प्रक्रम द्वारा पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15, उपजाऊ मैदान का निर्माण कैसे होता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है।
अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है? जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है, तब नदी अपने मार्ग में जलप्रपात बनाती है। प्रश्न नंबर 17। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? इसका चित्र बनाइए। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा अनेक धाराओं में नदी विभाजित होती है, जिन्हें वितरिका कहते हैं। नदी मलने का निक्षेप नदी मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका मुहाने बनाती है तथा अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में दे रखा है, ये देखिए 3.7 चित्र डेल्टा का है। आप इसे नामांकित चित्र ही बनाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। समुद्री तरंगें लगातार शैल से टकराती हैं, जिससे समय के साथ बड़ी और चौड़ी दरार बनती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं में जब केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है तथा केवल दीवारें बचती हैं, जिसे स्टैक कहते हैं। जल के ऊपरी लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। प्रश्न नंबर 19। हिमनद के कार्य लिखिए। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी या गोलाइमी मिट्टी और पत्थर को अपरदित कर देते हैं। ये गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में इन गर्तों में जल भर जाता है और वे झील बन जाते हैं। हिमनद छोटे छोटे शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित करते हैं, जो हिमनद का निर्माण करते हैं, या हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आएगा, मैंने काट दिया है, आप लिख लीजिएगा। हिमनद किसका निर्माण करते हैं? हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। रेगिस्तानी क्षेत्र में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। यहाँ छत्रक के आकार के शैल देखे जा सकते हैं। रेगिस्तानी पवन चलने पर यह अपने साथ रेत एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। पवन रुकने पर रेत गिरकर पहाड़ी बनती है, जिसे बालू टिब्बा कहा जाता है। जब हल्के एवं महीन बालू के कण वायु द्वारा उठाकर दूर चले जाते हैं तथा विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं। मैंने कुछ लिखने में मिस्टेक करी है, आप उनको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।